हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं बिजनेस स्टडी चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। क्या होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब होता है जब मैनेजमेंट किया जाता है तो हमें यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पैसा कहां लगाना है, कहां से पैसा लाना है और कितना मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ शेयर होल्डर डिविडेंड के फॉर्म में। ये सारे डिसीजन मुझे लेने पड़ेंगे जब मैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जाऊंगा। तो मेनली फाइनेंशियल डिसीजन में 3 डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। The first one is investment decision, another one is financial decision, and third one is dividend decision. ये डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं तीनों। यहाँ पर IFD हम इनको बोल सकते हैं। इन तीनों डिसीजन की हेल्प से हम अच्छे से फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल डिसीजन, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आएगा, कहां से फाइनेंस मिलेगा आपको, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। अनदर इज डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को आफ्टर द अर्निंग प्रॉफिट। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है डिविडेंड बेटा, तो कितना डिविडेंड उनको प्रोवाइड करें। ये तीनों डिसीजंस हमें फाइनेंशियल डिसीजन में लेना होते हैं। फर्स्ट हम बात करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, किसी पर्टिकुलर असेट्स में। जैसे मान लेते हैं कि एक मशीनरी में खरीदने जा रहा हूं 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ रुपए की मैं मशीन खरीदने जा रहा हूं। तो ये डिसीजन सही है कि गलत है, उसको कैलकुलेट करना, उसको एवेल्यूट करना, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे बेटा हम, तो हम ये देखेंगे फॉर एग्जांपल कि 50 करोड़ रुपए की मशीन खरीदना, नई मशीन खरीदना सही रहेगा, मतलब रिप्लेसमेंट करना सही रहेगा, या फिर पुरानी ही मशीन को हम रिपेयर करके उसको ऑपरेट करें। ये डिसीजन लेना। 50 करोड़ रुपए नई मशीन में लग रहे हैं, देन 10 करोड़ रुपए से हमारी पुरानी मशीन सही हो रही है, तो मैं करूं क्या? 50 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीदूं या 10 करोड़ की पुरानी? सर 10 करोड़ की पुरानी रिपेयर कर लेते हैं ना। बट कंसिडरिंग द थिंग इज दैट कि ये मशीन केवल 2 साल चलेगी और ये मशीन हमारी 10 साल चलेगी, सॉरी 10 साल चलेगी यहां पर, और इसका मेंटेनेंस बहुत कम है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कंसिडर करने पड़ते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट में सारे पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं तो उसको एक और नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटा, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को, जहां पर बहुत सारे टेक्निक्स होती है एवेल्यूट करने की इन्वेस्टमेंट की। हाँ ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही है कि गलत है, कितना पैसा इसमें से आएगा, कितना इसमें जा रहा है, कितना आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा है, ये सब कुछ डिसीजन लेना, इनको क्राइटेरिया एवेल्यूट करना, हर एक चीज को। वेरियस मेथड अवेलेबल है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए। वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड। जैसे 50 करोड़ रुपए आप आज लगा रहे हो, रिटर्न इनसे मिलने वाला है मान लो 5-5 करोड़ रुपए 20 साल तक, तो ये 5 करोड़ रुपए 20 साल तक मिलेंगे, लेकिन आज उसकी वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो डिटरमाइन करना। क्योंकि वो तो 5 साल आपने 50 करोड़ रुपए आज लगा दिए, आपको 5-5 करोड़ या 2-2 करोड़ रुपए आपको 20 साल में मिलने वाले हैं। तो आज की वैल्यू कितनी है उनकी, और बाद में ये प्रोजेक्ट कितना हमें लास्ट में एट द एंड कितना देगा, इन सबका एवोल्यूशन करना एक मेथड है। उसके बाद रिटर्न कितना मिल रहा है, ये एक मेथड है। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल बजटिंग को। तो वो सारे मेथड्स टेक्निक्स का यूज करना, ताकि हम सही तरीके से क्या कर सके, डिसीजन ले सके इन्वेस्टमेंट का। ये होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको? द फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट इन द कैपिटल बजटिंग इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कैश फ्लो, अभी बताया मैंने आपको, इनफ्लो और आउटफ्लो। आपने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, आउटफ्लो है आपका आज का। अब इससे इनफ्लो मान लो 2 करोड़ रुपए 20 साल तक होने वाले हैं, तो ये आपका
कैश फ्लो बताता है प्रोजेक्ट में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। कम होगा तो आप डिसीजन नहीं लोगे, ज्यादा होगा तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ ये कर सकते हैं हम। तो सेकंड, द रेट ऑफ रिटर्न, कितना वापस मिलने वाला है। कैश फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो देख लिया अपन ने, लेकिन कितना इन टर्म्स ऑफ मनी हमें वापस मिलने वाला है रिटर्न। 10,000 रुपए लगा रहा हूं, सॉरी 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं मैं, 10% से मिलेगा, 12% से मिलेगा, 15% से मिलेगा, किस परसेंट से मुझे रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर, ये देखना कि रिटर्न कितना मिल रहा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इससे भी मेरा डिसीजन अफेक्ट होता है। अनदर वन इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, मींस ऑल ऑफ द पॉइंट दैट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप 50 करोड़ रुपए कहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं से लाओगे बेटा, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके बाद कैश फ्लो कितना है, कब ये वापस मिलने वाला है पैसा मुझे, कितने टाइम चलेगा ये, इसके लिए वेरियस टेक्निक्स यूज की जाती है कैपिटल बजटिंग की। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, पीआई मेथड है, बहुत सारे मेथड्स। तो ये सारी मेथड जो यूज की जाती है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कितना इनफ्लो होने, सॉरी कितना रिटर्न मिलने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, क्या ये प्रोजेक्ट बेटर है कि नहीं है दूसरे कंपैरिजन में। ये सारे पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं जब भी हम कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेते हैं। तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन को। पहला देखा हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देन अनदर वन इज फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल, देखो आपने पता कर लिया है कि मुझे प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रुपए लगाना है। अब ये 50 करोड़ रुपए आने के ऑप्शन तो होने चाहिए आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन है। वी हैव we divided the option in two terms, in terms of equity, in terms of debt. अब फाइनेंशियल डिसीजन ये डिसाइड करता है कितना इक्विटी रखूं, कितना डेट रखूं। डेट जो होता है वो मुझे मार्केट से मिलता है, थर्ड पार्टी का होता है, मतलब मेरे लिए आउटर लायबिलिटी होती है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है। इक्विटी जो होती है मेरी शेयर होल्डर का फंड होता है, और ये होता इंटरनल है, लेकिन ये भी ऑब्लिगेशन ही है। चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है आपको, चाहे वो इक्विटी हो चाहे डेट हो। इवन इक्विटी का एक्सपेक्टेशन हमको डेट से ज्यादा रहता है। डेट तो बेचारे 10% बोल दिया उनको, अगर हमको जमता तो ले लेंगे अपन से, मतलब लोन दे देंगे अपने को, लेकिन इक्विटी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, उनका रिस्क ज्यादा होता है। वो डिमांड करते हैं कि अगर डेट ही देना होता तो मैं किसी और को लोन पर देता, मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है, आई नीड मोर अमाउंट एज कंपेयर टू डेट। तो 15% 20% के एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं, तो इक्विटी ज्यादा महंगी पड़ती है डेट कंपैरिजन में। लेकिन डिसाइड करना है कि इक्विटी ले डेट ले, कौन सा फैक्टर हमें कौन सा अफेक्ट करता है, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजन। उसके लिए भी कैलकुलेशन किए जाते हैं बेटा। जब कॉस्ट निकाली जाती है तो इक्विटी की कॉस्ट निकाली जाती है, डेट की निकाली जाती है, एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है, ओवरऑल कितना पड़ रहा है हमको, सारे खर्च कितने पड़ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं बेटा फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट। ये बताया मैंने आपको, कॉस्ट मतलब इक्विटी ले या डेट ले, दोनों में कॉस्ट लगने वाली है। तो कितनी कॉस्ट कितने लगने वाली है, इक्विटी कितना महंगा पड़ रहा है, डेट कितना महंगा पड़ रहा है, उसका डिसीजन लेना। एक्सपेक्टेशन कितनी है मुझे, मेरे जो शेयर होल्डर्स है, मेरे डिवेंचर होल्डर्स है, मेरे टर्म लोन वाले हैं, बैंक वाले हैं, वो कितना मुझसे पैसा लेने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। एज अ बिजनेस मेरे लिए हर बंदे को पे करना कॉस्ट रहती है, चाहे वो इक्विटी वाला हो चाहे डेट वाला हो। तो कॉस्ट कितनी लग रही है उसका कंसिडर करना। हाउ मच रिस्क इन्वॉल्व इन टेकिंग द इक्विटी और डेट। डेट की रिस्क ज्यादा होती है, इक्विटी की कम होती है, तो हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, उस बेस पर अपने को डेट और इक्विटी में डिवाइड करना पड़ेगा अपने फाइनेंस को। कितना रिस्क हम ले सकते हैं, इक्विटी में रिस्क नहीं होती क्योंकि डूबेगा सब साथ में डूबेंगे, डेट में रिस्क ज्यादा है क्योंकि उनको पे करना ही पड़ेगा आपको। तो कंसिडर करना पड़ेगा हमको कितना हम रिस्क बियर करने के लिए रेडी है। अनदर वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। एवरी फंड एवरी फाइनेंस कम विद सम कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट डिविडेंड। बट यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि उनको वहां तक पहुंचने के लिए कॉस्ट, मतलब वो लोन लेने के लिए, वो इक्विटी लेने के लिए कॉस्ट, जिस शेयर होल्डर तक शेयर सेल करने के लिए, अलॉट करने के लिए, इशू करने के लिए जो अंडरराइटिंग कमीशन होता है, लोन लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे मान लो 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए मुझे, तो 500 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए फाइल चार्ज, रेगुलर एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे 10 करोड़ रुपए लग जाएंगे। तो ये
ज्यादा है, या इक्विटी में 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो वो ज्यादा है। कंसिडर करना पड़ेगा मुझे कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी लगने वाली है। मतलब एक ब्रिज होता है, ब्रिज फाइनेंसिंग बोल सकते हैं हम, वी कैन से इट, कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है वो ब्रिज होता है लोन तक पहुंचने के लिए। तो वो कॉस्ट कितनी है वहां तक पहुंचने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बेटा वो। इक्विटी के लिए भी अपने को अंडरराइटर कमीशन देना पड़ेगा, अलॉटमेंट के लिए भी बैंक को देना पड़ेगा, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। डेट के लिए भी, लोन लेने के लिए आपको फाइल चार्ज देने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंस देने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो कितना खर्च किसमें आ रहा है वो डिसाइड करता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, और वो अफेक्ट करता है मुझे। अनदर वन इज दैट कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज वी आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी रेगुलर बेसिस, ईयरली या फिर 6 मंथली जो भी दे रहे हो आप, या फिर मंथली दे रहे हो। डिविडेंड भी आपको देना ही है एज गुड एज इक्विटी को। तो कैश फ्लो कितना अवेलेबल है आपके पास, इनफ्लो कितना अवेलेबल है, क्या कंपनी इन टर्म्स ऑफ मनी देने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है कैश हमारे पास, उस पर भी हमारा डिसीजन अफेक्ट करता है। अगर हम अवेलेबिलिटी कम है तो हम लोन या फिर इक्विटी कम ही ले पाएंगे। ठीक है, देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहां डेट का पॉइंट आता है। अगर आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है इन टर्म्स ऑफ डेप्रिसिएशन, सैलरी, रेंट, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है बेटा जो रेगुलर लगना ही है, अगर ये ऑलरेडी हाई है तो आप एक और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फिक्स है वो ऐड नहीं कर पाओगे या कम कर पाओगे। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट। आप डेट कम दे पाओगे फिर, क्योंकि डिविडेंड देना देना अलग बात होती है, वो घर का काम है, लेकिन इंटरेस्ट तो देना मस्ट कंपलसरी होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है अगर वो ज्यादा है आपके पास तो आपकी डेट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है देन यू मे टेक मोर डेट एज कंपेयर टू इक्विटी। डिपेंड करता है कि आपकी फ्लोटेशन सॉरी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। ओके, देन कंट्रोल कंसिडरेशन, अगर आप इक्विटी को इश्यू करते हो तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। पहले मान लेते हैं हमारी कंपनी में 10 शेयर होल्डर्स थे, कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे थे, शेयर होल्डर हो गए। अब इक्विटी और इश्यू करी तो नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं हुए, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े बेटा, इससे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो गए। तो पहले जहां 10 कंट्रोल कर रहे थे, 10 डिसीजन ले रहे थे, अब 20 डिसीजन ले रहे हैं। तुम्हारा जो कंट्रोल था वो 50% हो गया कंपनी में। सो आप कितना कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हो, कितना उसको कम करना चाहते हो, उस पर भी आपका डिसीजन अफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, यू हैव टू गो विद द डेट। और नहीं मुझे तो कंट्रोल चलेगा, कोई बात नहीं, कम भी कर सकते हैं, तो इक्विटी का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो कितना कंट्रोल आप कंसिडर कर सकते हो, कितना आपको डाइल्यूट कर सकते हो, इस पे भी आपका डिसीजन अफेक्ट करता है। अनदर वन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या बोल रहा है, कैपिटल मार्केट में इक्विटी की क्या डिमांड है। इक्विटी अगर अच्छा है, मतलब अच्छा मार्केट चल रहा है, मार्केट बूम पर है, राइजिंग पर है, तो इक्विटी लोग खरीदेंगे। तो लोग खरीदेंगे तो आप इक्विटी इशू कर सकते हैं। पर डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है मार्केट, तो डिप्रेशन में जाने के बाद तो फिर आप मार्केट से इक्विटी खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके इसका खरीदने के, तो आपको डेट ही लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्ट द फाइनेंशियल डिसीजंस। लास्ट डिसीजन अबाउट द डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को दें। हाउ मच डिविडेंड दैट वी हैव टू पे, वी शुड पे टू द शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज हमारे पास डिविडेंड का मतलब क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेइंग आफ्टर टैक्स टू शेयर होल्डर्स। मतलब इसमें टैक्स माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से शेयर होल्डर का पार्ट्स होता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब कितना डिविडेंड हम उसको पे करें, उसका डिसीजन लेना, ये जरूरी नहीं है कि जितना हमने मांगा उतना देना है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है, कितना आपको रखना है, कितना आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट डिसाइड किया है आपने, तो कहीं ना कहीं रिटर्न अर्निंग भी एक फाइनेंस का ऑप्शन है आपके पास। मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो भी एक फाइनेंस का ऑप्शन है आपके पास। 11th में पढ़ा है अपन बहुत सारे फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस में रिटर्न अर्निंग ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये फाइनेंस का ऑप्शन है, तो कितना हम रखें ताकि हम प्रोजेक्ट में लगा सके, और कितना हमको देना है उसका डिसीजन लेना, क्योंकि ये डिसीजन बहुत थोड़ा सा अफेक्टिव होता है बेटा बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको, तो उससे समझ में आएगा अपने को।
अमाउंट ऑफ अर्निंग, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कितना अर्निंग कर रहे हो उस पर डिविडेंड डिपेंड करता है। ज्यादा अर्निंग कर रहे हो यूमे पे ज्यादा मोर डिविडेंड आप ज्यादा दे सकते हो बेटा। पर अगर आप कम अर्निंग कर रहे हो तो आपके डिविडेंड का पेमेंट भी कम ही रहेगा। फर्स्ट फैक्टर्स। अनदर वन इज स्टेबिलिटी अर्निंग। आपकी अर्निंग अगर स्टेबल है, टेम्पररी नहीं, तो आप डिविडेंड डायरेक्ट भी दे सकते हो, नो इशू। क्योंकि आपको पता है कि मैं 100 करोड़ रुपए एज ए प्रॉफिट रोज हर साल कमा रहा हूं, तो आप डिविडेंड ज्यादा पे कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर वापस आपके पास पैसा फिक्स आ जाएगा। बट अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो आप ये रिस्क नहीं ले पाओगे कि हम डिविडेंड इस बार ज्यादा दे दें तो पैसा कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको अर्निंग स्टेबिलिटी है तो ही आप डिविडेंड ज्यादा दे पाओगे। अनदर वन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सम ऑफ द कंपनीज हैव पॉलिसी दैट कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही डिविडेंड देती है। अब अगर आपको डिविडेंड को इंक्रीज करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका प्रॉफिट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है कि नहीं। आप उसको इंक्रीज करने जा रहे हो तो पता चल रहा है कि आपका प्रॉफिट केवल इस साल ज्यादा हुआ है, वो टेम्परेरी है, रेगुलर नहीं है। तो आप इंक्रीज कर दोगे तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी फिक्स कर रखी है आपने कि वैसे मैं इंक्रीज बढ़ा रहा हूं तो उतना ही देना पड़ेगा फिर मुझे। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स भी आपका डिसीजन अफेक्ट करता है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपने बोला उनसे कि आपका पैसा मुझे यूज करना है, आप मुझे दे दो, वो दे देंगे। बट क्या वो पैसा रखना और उस पैसे का यूज करने में अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं, कितनी ग्रोथ अवेलेबिलिटी है मार्केट में, किस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसमें ग्रोथ भी है कि नहीं। आपने पैसा रख भी लिया तो पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई ग्रोथ नहीं है, आप बड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इससे शेयर होल्डर्स भी डिसएटिस्फाइड होंगे बेटा और आपको भी नुकसान होने वाला है। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है पैसा रखने की, मतलब कि उनको बोलो समझाओ कि आपका पैसा हम रखेंगे तो यहाँ देखो इसमें लगाने वाला हूं मैं, तो बहुत सारी ग्रोथ है। पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट शेयर होल्डर्स है, जो पता मतलब उनको पता है ऑलरेडी कि फाइनेंस में क्या होता है, उनको आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि देखो ये वो सेटिस्फाइड अगर हो जाएंगे तो ही आपको पेमेंट वो रखने के लिए बोलेंगे बेटा। कैश फ्लो पोजिशंस, इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपने डिविडेंड डिसाइड कर लिया और कैश फ्लो आपके पास बहुत कम है, कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, देखने के पहले मतलब अमाउंट फिक्स करने के पहले कि इतना कैश अवेलेबल भी है कि नहीं है मेरे पास, देन आपको डिविडेंड का डिसीजन लेना है। अनदर वन इज शेयर होल्डर प्रेफरेंस। बाकी पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस मतलब शेयर होल्डर चाहते क्या है, वो आपका अपना पैसा आपके पास रखना चाहते हैं कि वो अपना पैसा आपको लेकर जाना चाहते हैं, उस पर भी आपका डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट करता है। उन्होंने बोला नहीं मुझे तो चाहिए पैसा, आपको पूछना पड़ेगा जनरल मीटिंग में उनसे कि ये पैसा मैं रख लूं अपने पास कि आपको दे दूं। वो बोलेंगे रख लो आपके पास, देन अपन रख लेंगे। अगर वो बोलेंगे नहीं मुझे चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और पॉसिबिलिटीज है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट कर दे अपने बिजनेस में से। टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी टुवर्ड द डिविडेंड क्या है। अगर टैक्स की रेट हाई है तो आपको डिविडेंड कम देना चाहिए कि नेट अमाउंट जो उनके पास है शेयर होल्डर के पास बहुत कम पहुंचेगा बेटा। जिस टाइम पर टैक्स कम है ऑन दैट टाइम आप डिविडेंड ज्यादा दे दो तो उनके पास नेट अमाउंट ज्यादा पहुंचेगा कि वो भी खुश रहेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे आपके बिजनेस में। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब कि अगर डिविडेंड ज्यादा देते हैं तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि इन्वेस्टर खुश होते हैं, इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सोचेंगे जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं वो सोचेंगे यार ये कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है इसमें पैसा लगाओ, इससे आपकी डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में और आपकी शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी। तो स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, देखो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी बड़ी कंपनीज है तो उनको डिविडेंड देने में कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उनके पास फाइनेंस कहीं और से आ सकता है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है बेचारी जिनके पास इतना एक्सेस नहीं कैपिटल मार्केट में, कहीं फाइनेंस दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो उनको अपने प्रॉफिट में से रखना पड़ेगा तभी जाके वो ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज अगर सारा डिविडेंड बांट देंगे तो उनके पास कोई फाइनेंस का ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर उनको लोन लेना पड़ेगा जो महंगा पड़ता है। डिविडेंड तो प्रॉफिट तो अपना ही होता है, कुछ देना ही नहीं पड़ेगा उसको बदले बेटा। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन जो होती है डिविडेंड शेयर होल्डर्स की वो पे करना पड़ती है, लेकिन इतना रिस्क नहीं है उसमें।
पर बड़ी कंपनी को प्रॉब्लम ही नहीं है, डिविडेंड ज्यादा दे देंगे, अदर ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में उनके पास, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उनकी धाक जमी हुई है, वो ज्यादा इक्विटी इशू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है फंड। ये प्रॉब्लम आती है, डिसीजन अफेक्ट करता है। लीगल कॉन्स्ट्रेंट, समटाइम कंपनीज एक्ट डिनाई टू रेस्ट्रिक्ट द पर्टिकुलर अमाउंट टू पे डिविडेंड, मना कर देते कि नहीं इतने से ज्यादा ऊपर आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे क्योंकि मैंने बोला। So these are the decisions that affect the market, that affect the financial decision of the shareholders. डिविडेंड जो देने के टाइम पे ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेटा हमें। एक पॉइंट और है इसमें कि समटाइम क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, हमारा हमारे जो लेंडर्स होते हैं उनके साथ। अब लेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है मैंने क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर के साथ, उनने मुझे बोला है, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप इससे ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आपने ज्यादा डिविडेंड दे दिया तो आप हमारा पेमेंट नहीं कर पाओगे। आप कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप इतना डिविडेंड दोगे, तो फिर फिक्स हो गया बेटा, बोलो इतना देना पड़ेगा मुझे। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन। सारे फाइनेंशियल डिसीजन हमने वन बाय वन डिस्कस किए। ये फैक्टर्स से डिसीजन से जो हमें लेने होते हैं जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने जाएंगे, फाइनेंस को मैनेज करने जाएंगे, तो ये डिसीजन भी हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल बजटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड।